नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत के कश्मीर मॉडल से डरे इमरान खान बलूचिस्तान में विद्रोहियों से बातचीत को हुए तैयार। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि विदेश मंत्री जयशंकर रूस की 3 दिवसीय यात्रा को हुए रवाना। अफगानिस्तान में तालिबान ही है टॉप एजेंडा। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अब दुनिया भर में तबाही मचा सकती है कोरोना का लैम्डा वेरिएंट। मलेशिया ने बताया डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है लैम्डा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। भारत के कश्मीर मॉडल से डरे पीएम इमरान बलूचिस्तान में विद्रोहियों से बातचीत को हुए तैयार। जी हां दोस्तों, बलूचिस्तान के हजारों बेगुनाह लोगों को जान से मार देने वाले पाकिस्तान को अब भारत के खौफ ने घुटनों पर ला खड़ा किया है। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि कश्मीर के अंदर जो उसने किया उसका अंजाम उसे बलूचिस्तान में भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अब इमरान खान पाकिस्तान सरकार ने बलूच क्रांतिकारियों से बात करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो बलूच क्रांतिकारियों से बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे हैं। बलूचिस्तान के लोगों से बात करने की बात करते हुए इमरान खान के दिल में भारत का खौफ साफ साफ दिख रहा था और उन्होंने भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि नाराज बलूच युवाओं को भारत ने आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है। बलूचिस्तान के ग्वादर में दौरे पर गए इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान की पहले की सरकारों ने बलूचिस्तान के विकास पर ध्यान दिया होता तो बलूच विद्रोहियों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने बलूचों की भलाई के लिए काम नहीं किया। इमरान खान ने आगे कहा कि बलूचिस्तान के लोगों की पहले की शिकायतें हो सकती हैं और दूसरे देशों ने उनका इस्तेमाल किया होगा। भारत ने उनका इस्तेमाल अव्यवस्था फैलाने के लिए किया होगा, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही। ग्वादर में इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति काफी खराब है और उनकी सरकार के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बलूचों के लिए ज्यादा फंड का ऐलान कर सके, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले ही उन्होंने बलूचों के विकास का वादा अपने मन में कर लिया था। इसके साथ ही इमरान खान ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पर निशाना साधते हुए कहा कि नवाज शरीफ ने 24 बार लंदन की यात्रा की थी, लेकिन उन्होंने एक बार भी बलूचिस्तान की यात्रा नहीं की। वहीं पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी 51 बार दुबई गए थे, लेकिन उन्होंने एक बार भी बलूचिस्तान का रुख नहीं किया। दरअसल बलूचों को विकास का सपना दिखाने की कोशिश कर रहे इमरान जानते हैं कि बलूचों से बैर मोल लेकर वो चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दरअसल बलूचिस्तान चीन के सीपीईसी प्रोजेक्ट का बेहद अहम हिस्सा है और इस प्रोजेक्ट पर चीन ने करीब 62 अरब डॉलर का दांव खेला है और ग्वादर में ही चीन नौसेना का अड्डा बनाने की भी तैयारी कर रहा है, ताकि भारत पर प्रेशर बनाने के साथ साथ चीनी नौसेना फारस की खाड़ी में भी अपनी पकड़ों को मजबूत कर सके। लेकिन बलूचिस्तान में आजादी समर्थक क्रांतिकारियों ने पाकिस्तान सरकार के साथ साथ चीनियों के खिलाफ भी बिगुल फूंक रखा है और बलूचों पर जुल्म करने वाले पाकिस्तानी सैनिकों को करारा जवाब दिया जा रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विदेश मंत्री जयशंकर रूस की 3 दिवसीय यात्रा हुए रवाना। अफगानिस्तान में तालिबान ही है टॉप एजेंडा। जी हां दोस्तों, एक और जहां पीएम मोदी आज अपनी कैबिनेट का विस्तार करेंगे, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान में तालिबान पर प्रहार करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की 3 दिन की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। तेहरान के रास्ते होते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस की राजधानी मॉस्को के लिए आज रवाना हुए। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान के घटनाक्रम ही इस दौरे के मुख्य एजेंडे हैं। रूस दौरे के दौरान ही विदेश मंत्री का पड़ाव ईरान भी होगा, जहां वह तेहरान में सरकार के साथ आधिकारिक बैठक कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके रूसी समक्ष सर्गेई लावरोव के बीच वार्ता में कोरोना वायरस महामारी से लड़ाई में सहयोग एवं अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हो सकता है। सूत्रों ने यह भी बताया कि जयशंकर के दौरे का उद्देश्य वार्षिक भारत रूस शिखर सम्मेलन की तैयारी करना और अफगानिस्तान में तेजी से उभरती परिस्थितियों पर चर्चा करना है। विदेश मंत्रालय की माने तो रूस के साथ बातचीत में कोविड-19 महामारी से लड़ाई के खिलाफ सहयोग और विभिन्न क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों सहित द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। 7 जुलाई से 9 जुलाई के दौरे में जयशंकर उप प्रधानमंत्री यूरी बोरिसोव से मुलाकात करेंगे, जो भारत रूस वाणिज्य, अर्थ, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं सांस्कृतिक सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग में उनके समक्ष हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्टेट डूमा कमेटी के अध्यक्ष लियोनार्ड स्लत्स्की से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि जयशंकर मॉस्को में प्रतिष्ठित प्रीमाकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में बदलती दुनिया में भारत रूस संबंध पर व्याख्यान भी देंगे। भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पिछले वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब दुनिया भर में तबाही मचा सकता है कोरोना का लैम्डा वेरिएंट। मलेशिया ने बताया डेल्टा से ज्यादा खतरनाक।
जी हाँ दोस्तों, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में मिला था। इस वेरिएंट ने दुनिया भर में संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ाए और भारत में हाहाकार की स्थिति पैदा कर दी थी। हालांकि अब कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा घातक साबित हो रहा है इसका लैम्डा वेरिएंट। मलेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी है। यह वेरिएंट बीते 4 हफ्तों के अंदर 30 से ज्यादा देशों में पाया गया है। मलेशियाई स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। ट्वीट के मुताबिक लैम्डा स्ट्रेन सबसे पहले पेरू में मिला था। पेरू दुनिया का सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला देश है। ट्वीट में ऑस्ट्रेलियाई न्यूज पोर्टल news.com.au की रिपोर्ट का हवाला दिया गया था, जिसके मुताबिक यह स्ट्रेन यूनाइटेड किंगडम में भी मिला है। द स्टार ने अपनी खबर में लिखा है कि शोधकर्ताओं को अब इस बात की चिंता है कि यह स्ट्रेन डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा संक्रामक हो सकता है। यूरो न्यूज के मुताबिक पेरू में मई और जून माह के कोरोना सैंपलों में से 82% में लैम्डा वेरिएंट पाया गया है। वहीं मई से जून माह के बीच अन्य दक्षिण अफ्रीकी देश चिली में 31% मामलों में यह स्ट्रेन मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी लैम्डा वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। WHO ने कहा है यह वेरिएंट न सिर्फ संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ा रहा है, बल्कि इससे एंटीबॉडी भी प्रभावित हो रही है। इस बीच पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने लैम्डा वेरिएंट को अपनी VUI सूची यानी वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन लिस्ट में शामिल किया है। PHE के मुताबिक अभी तक ब्रिटेन में लैम्डा वेरिएंट के 6 मामलों की पहचान हुई है और ये सभी दूसरे देशों की यात्रा करने वालों में पाया गया है। हालांकि ब्रिटेन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि मौजूदा समय में ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि लैम्डा वेरिएंट के कारण गंभीर बीमारी बढ़ रही है या फिर यह वैक्सीन को बेअसर कर रहा है। हालांकि वायरस में हो रहे बदलावों को समझने के लिए PHE लैब टेस्टिंग में जुटी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा के खेला हुई के जवाब में भाजपा ने लगाया खेला खत्म हुई का पोस्टर। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वार शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की तर्ज पर यूपी में भी 2022 में खेला की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। सपा के पूर्व विधायक ने पिछले दिनों शहर में खेला होई का पोस्टर लगाया तो भाजपा कार्यकर्ता ने खेला ना होई से इसके जरिए ताल ठोक दी है। बनारस में समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ता एक दूसरे पर जुबानी और पोस्टर हमले कर रहे हैं। फिलहाल सपा के पोस्टर के जवाब में लगाए गए भाजपा के पोस्टर शहर भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में खेला होबे की तर्ज पर अब यूपी में सियासत उफनाने लगी है। पिछले दिनों सपा के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने घर के बाहर खेला होई का पोस्टर लगाकर इसे हवा दे दी थी। अब भाजपा के सारनाथ मंडल के पूर्व महामंत्री HP यादव ने उत्तर प्रदेश 2022 में खेला ना होई और गुंडा माफिया, भूमाफिया, भ्रष्टाचारियों और देशद्रोहियों का खेला खत्म हुई का पोस्टर जारी किया है। ज्ञात हो कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान मशहूर हुआ स्लोगन खेला होबे अब बंगाल से थोड़े बदलाव के साथ उत्तर प्रदेश के बनारस पहुंच गया है। बनारस में पहले जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल समद अंसारी ने घर पर उम्मीद की साइकिल 2022 में खेला हुई स्लोगन लिखवाया, वहीं भाजपा ने अब इसका जवाब पोस्टर के जरिए ही दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नंदीग्राम चुनाव केस, ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, लगा 5 लाख का जुर्माना। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। नंदीग्राम चुनाव केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पाते हुए ममता पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से वसूली गई जुर्माने की रकम से कोरोना काल में जान गंवाने वाले वकीलों के परिवारों की मदद की जाएगी। दरअसल ममता के वकील ने नंदीग्राम केस की सुनवाई में पक्षपात का हवाला देते हुए जस्टिस कौशिक चंदा की पीठ से मामले की स्थानांतरित करने की अपील की थी। सीएम ममता के वकील का दावा था कि जस्टिस कौशिक चंदा को अक्सर भाजपा नेताओं के साथ देखा गया है। इस मामले की सुनवाई खुद जस्टिस कौशिक चंदा ने की। उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल के लिए उपस्थित होता है तो यह असामान्य है, लेकिन वह एक मामले की सुनवाई करते समय अपने पूर्वाग्रह को छोड़ देता है। जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा कि इस मामले में आर्थिक हित पैदा नहीं होता। यह सुझाव देना बेतुका है कि एक न्यायाधीश जिसका किसी मामले के लिए एक राजनीतिक दल के साथ संबंध है वह पक्षपात कर सकता है। वादी के दृष्टिकोण के कारण किसी न्यायाधीश को पक्षपाती नहीं देखा जा सकता। जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा कि याचिकाकर्ता के मामले को सुनने के लिए मेरा कोई व्यक्तिगत झुकाव नहीं है। मुझे इस मामले को उठाने में भी कोई हिचक नहीं है। चीफ जस्टिस द्वारा मुझे सौंपे गए मामले की सुनवाई करना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है। शुरुआत में बेंच बदलने का कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। जस्टिस कौशिक चंदा ने कहा, सुनवाई के दौरान मैंने अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि अदालत में पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने कहा कि इसे उचित नहीं समझा। बीजेपी नेताओं के साथ मेरी तस्वीर का जिक्र सुनवाई के दौरान किया गया था। मामले की सुनवाई से पहले ही मेरे निर्णय को प्रभावित करने का एक जानबूझकर और पूर्ण प्रयास किया गया था। जस्टिस कौशिक चंदा ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए खुद को मामले से अलग किया और अब मामला किस कोर्ट में जाएगा इसका फैसला मुख्य न्यायाधीश करे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपने ही पड़ोसियों से घिरा चीन, भारत की बढ़ती ताकत देख हुआ
सन्न। जी हां दोस्तों, चीन इस वक्त अपने ही पड़ोसियों से घिर चुका है। ये खबर चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। दरअसल ईस्ट चाइना सी में भारत जिस वॉर ड्रिल में व्यस्त है, उसमें चीन के दो दुश्मन भी कंधे से कंधे मिलाकर बीजिंग को उसकी हैसियत बता रहे हैं। ये दो देश हैं जापान और दक्षिण कोरिया। एशिया में एंटी चीन खेमे का नायक और लीडर हिंदुस्तान है। ये बात जिनपिंग को भी पता है। चीन की विस्तारवादी हरकतों से परेशान देश भारत के साथ मिलकर वॉर रिहर्सल कर रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत देखकर चीन सन्न है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कश्मीर में सेना ने तोड़ी आतंकवाद की कमर, हिजबुल का टॉप कमांडर मारा गया। जी हां दोस्तों, देश में कई आतंकवादी गतिविधियों का अंजाम देने वाला एक बड़ा आतंकी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारा गया। उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी संगठन का सबसे पुराने और शीर्ष कमांडरों में से एक मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। कश्मीर के आईजीपी ने जानकारी दी कि आतंकवादी कई आतंकी वारदातों में शामिल था। सुरक्षा बलों के लिए इसे एक बड़ी सफलता बताया गया है। उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में कलालगुंड के पाजीपुरा रेनान इलाके में सुरक्षा बलों के आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। इलाके में आतंकियों के छुपे होने की आशंका के चलते ये ऑपरेशन चलाया गया था। पुलिस के मुताबिक उबैद साल 2011 में आतंकी रैंक में शामिल हुआ था। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, मारा गया आतंकवादी मेहराजुद्दीन हलवाई उर्फ उबैद साल 2011 में आतंकवादी रैंक में शामिल हो गया था। इसने कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी हासिल कर रखा था और यह सोशल मीडिया के दुरुपयोग और आतंकवाद में इस्तेमाल किए जाने वाले संचार के नए तरीकों के लिए जिम्मेदार था। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। मेहराजुद्दीन हलवाई आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 12वें चरण की सैन्य वार्ता से पहले चीन को एक और कड़ा संदेश, पीएम मोदी ने दलाई लामा से की फोन पर बात। जी हां दोस्तों, भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर उकसाऊ हरकतों के मद्देनजर चीन को सख्त संदेश देने का सिलसिला जारी रखा है। इसी के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को उनके 86वें जन्मदिन पर बधाई दी है। पीएम ने ट्विटर पर बताया कि उन्होंने दलाई लामा से फोन पर बात की। यह पहला मौका है जब मोदी ने दलाई लामा से संपर्क कर खुला इजहार किया। स्वाभाविक है कि इसके पीछे मकसद चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देना है। इससे पहले उन्होंने अमेरिका के 245वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की थी, जबकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के 100वें स्थापना दिवस पर कुछ नहीं कहा था। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा, मैंने परम पावन दलाई लामा को 86वें जन्मदिन की बधाई देने के लिए उनसे फोन पर बात की। हम उनकी लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। पीएम मोदी के इस कदम ने चीन और तिब्बत की राजनीतिक और रणनीतिक घटनाओं पर नजर रखने वालों को हैरान कर दिया। रणनीतिकार मान रहे हैं कि चूंकि भारत की तरफ से सर्वोच्च स्तर पर हुआ है, इसलिए माना जा रहा है कि भारत अब तिब्बत पर खुलकर खेलने को तैयार है। दलाई लामा ने पीएम मोदी से कहा कि जब से उन्होंने भारत में आश्रय लिया है, तब से यहाँ की आज़ादी और धार्मिक खुलेपन का भरपूर लाभ उठाया है। उन्होंने फोन पर मोदी से कहा, आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं पूरी जिंदगी प्राचीन भारतीय ज्ञान को नई धार देने में खपा दूंगा। चीन और तिब्बत मामला और आरपी ने हमारे सहयोगी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया से कहा, मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ी खबर है। यह चीन को सख्त संदेश देता है, खासकर 12वें राउंड की सैन्य वार्ता से पहले। इसमें यह भी संदेश है कि दलाई लामा अपने उत्तराधिकार के लिए जो भी फैसला लेंगे, भारत उनके पीछे खड़ा रहेगा। मेरी जानकारी में यह पहला मौका है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन पर उनसे बात की और इसका खुला इजहार भी कर दिया। आशा है कि इससे दिल्ली का दलाई लामा के साथ साथ सीटीए सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रिश्ता प्रगाढ़ होगा। भारत ने दलाई लामा के उत्तराधिकार को लेकर अब तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन इतना संकेत जरूर दिया है कि यह तिब्बतियों का मामला है और किसी अन्य की इसमें कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। चीन ने तिब्बत पर अपने हालिया श्वेत पत्र में कहा है कि वह दलाई लामा के उत्तराधिकार चुनने की प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय में तिब्बत मामलों के सलाहकार रह चुके अमिताभा माथुर कहते हैं, यह सही दिशा में उठाया गया स्वागत योग्य कदम है। उम्मीद है कि भारत सरकार उत्तराधिकार के मुद्दे पर दलाई लामा की इच्छा का सम्मान करेगी। पिछले साल ट्रंप प्रशासन ने तिब्बती पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट पास करके कहा था कि उत्तराधिकार की प्रक्रिया में सिर्फ और सिर्फ दलाई लामा का नियंत्रण होना चाहिए। बाइडेन प्रशासन ने भी इसी नीति का समर्थन किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी मंत्रिमंडल का आज शाम 6 बजे होगा विस्तार। मंत्री पद के लिए चर्चा में इन नेताओं का नाम। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की कैबिनेट का विस्तार बुधवार शाम को हो सकता है। वहीं सूत्रों का कहना है कि जल्द ही मंत्रिपरिषद में फेरबदल होने की प्रबल संभावना के बीच गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने रविवार को प्रधानमंत्री के निवास पर उनके साथ कई घंटों तक चर्चा की। बहरहाल कैबिनेट विस्तार को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। अगर प्रधानमंत्री फेरबदल करते हैं तो मई 2019 में प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी पारी शुरू करने के बाद मंत्रिपरिषद का यह पहला विस्तार होगा।
असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुशील मोदी उन संभावित लोगों में शामिल माने जा रहे हैं जिन्होंने मोदी मंत्रिपरिषद में जगह मिल सकती है। इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिल सकती है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में वहां विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक रूप से यह देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। इस फेरबदल में उत्तर प्रदेश को खास तवज्जो मिल सकती है क्योंकि अगले साल की शुरुआत में वहां विधानसभा चुनाव है और राजनीतिक रूप से यह देश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता है। मौजूदा मंत्रिपरिषद में कुल 53 मंत्री हैं और नियमानुसार अधिकतम मंत्रियों की संख्या 81 हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अफगानिस्तान की सेना का जबरदस्त हमला, मारे गए तालिबान के 300 से अधिक आतंकी। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक लौट रहे हैं लेकिन इससे इस युद्धग्रस्त देश में अफरा तफरी जैसे हालात बन रहे हैं। विदेशी सैनिकों की वापसी के साथ ही तालिबान की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। इस बीच अफगानिस्तान की सेना ने तालिबान पर जबरदस्त हमला किया है। अफगानिस्तान में आतंकियों के खिलाफ सेना का सफाई ऑपरेशन जारी है। अफगानिस्तान के विभिन्न प्रांतों में सरकारी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ के दौरान तालिबान के 300 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं। गौरतलब है कि अमेरिका ने 1 जुलाई से अपने लगभग सभी सैनिकों की वापसी शुरू कर दी है। इसके बाद से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अफगानिस्तान की सेना तथा तालिबान आतंकवादियों के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी की ओर से दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देने पर खुश हुए तिब्बती, कहा चीन को दिया कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा के 86वें जन्मदिन पर उनके साथ टेलीफोन पर बातचीत की और उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना की। पीएम मोदी द्वारा लामा को जन्मदिन की बधाई देने पर तिब्बती बेहद खुश नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि इससे कड़ा संदेश चीन को जाएगा। परम पावन दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देने पर पीएम मोदी का यह एक सकारात्मक कदम है। पीएम मोदी यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत अब तिब्बत के बारे में बात करने में ज्यादा सतर्क नहीं रहने वाला है। यह चीन को एक बहुत कड़ा संदेश भेजता है। डोलमत सेरिंग तिब्बती संसद की सदस्य डोलमत सेरिंग बोली, परम पावन यानी दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई देने पर पीएम मोदी का यह एक सकारात्मक कदम है। पीएम मोदी यह संदेश देना चाहते हैं कि भारत अब तिब्बत के बारे में बात करने में अधिक पीछे नहीं रहने वाला है। यह चीन को बहुत कड़ा संदेश देता है। इसके अलावा लोकसंघ वांग्याल ने कहा, भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दे के बावजूद पीएम मोदी के द्वारा दलाई लामा को उनके जन्मदिन पर बधाई देना एक बेहतर संदेश है। इससे भारत अपनी ताकत दिखा रहा है। यह चीन के लिए बहुत कड़ा संदेश है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, मैंने दलाई लामा से फोन पर बात की और उन्हें उनके 86वें जन्मदिन पर बधाई दी है। हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। बता दें कि तिब्बती आध्यात्मिक गुरु मंगलवार को अपना 86वां जन्मदिन मना रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे सेना के 2 जवान गिरफ्तार, ISI को भेजे 900 महत्वपूर्ण दस्तावेज। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI लगातार भारतीय सेना के जवानों को जासूसी के लिए फुसला रही है। एक बार फिर ऐसा ही मामला आया है। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी करने वाले भारतीय सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया है। जवानों के पास से भारतीय सेना से जुड़े अहम दस्तावेजों को भी बरामद किया गया है। इन दस्तावेजों में सेना की तैनाती से जुड़ी अहम जानकारियां पाकिस्तान भेजी गईं। पंजाब के पुलिस महानिदेशक दिनकर गुप्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पंजाब के डीजीपी दिनकर गुप्ता ने न्यूज एजेंसी ANI को कहा, पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी और जानकारी लीक करने के आरोप में पंजाब पुलिस ने सेना के 2 जवानों को गिरफ्तार किया है। भारतीय सेना के कामकाज और तैनाती से संबंधित गोपनीय दस्तावेज बरामद किए गए हैं। आरोपियों ने ISI के ऑपरेटिव्स के साथ 900 गोपनीय दस्तावेज साझा किए। पहले भी सामने आ चुके हैं मामले। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI द्वारा भारतीय जवानों को जासूसी के लिए इस्तेमाल करने का यह पहला मामला नहीं है। कई बार पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। वहीं ISI जवानों को हनी ट्रैप में फंसाकर भी महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल करने की कोशिश करती रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बलूचिस्तान में कश्मीर मॉडल से घुटने पर इमरान खान, भारत के खौफ से बलूचों से करेंगे बात। जी हां दोस्तों, बलूचिस्तान के हजारों बेगुनाह लोगों को जान से मार देने वाले पाकिस्तान हुकूमत को अब भारत का डर सताने लगा है और अब पाकिस्तान को एहसास हो रहा होगा कि कश्मीर के अंदर जो उसने किया है उसका अंजाम उसे भी भुगतना पड़ सकता है। बलूचिस्तान में अब इमरान खान को भारत का खौफ नजर आ रहा है। लिहाजा पाकिस्तान सरकार ने बलूच क्रांतिकारियों से बात करने की घोषणा की है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो बलूच क्रांतिकारियों से बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान से आज़ादी मांग रहे बलूचिस्तान के लोगों से बात करने की बात करते हुए इमरान खान के दिल में भारत का खौफ साफ साफ दिख रहा था और उन्होंने भारत पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था कि नाराज बलूच युवाओं को भारत ने आतंक फैलाने के लिए इस्तेमाल किया है। हालांकि पाकिस्तानी नेता अपने गाल पर निकले फूंसी फुंसी के लिए भी भारत की साजिश शब्द का इस्तेमाल करते हैं। लिहाजा भारत पर इमरान के अनर्गल आरोप को एक साइड में रखते हुए देखा जाए तो पता चलता है कि इमरान खान बलूचिस्तान को लेकर घुटनों पर आ गए हैं। इमरान खान ने क्या कहा,
बलूचिस्तान के ग्वादर में दौरे पर गए इमरान खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान की पहले की सरकारों ने बलूचिस्तान के विकास पर ध्यान दिया होता तो बलूच विद्रोहियों को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन पाकिस्तान की पिछली सरकारों ने बलूचों की भलाई के लिए काम नहीं किया। इमरान खान ने आगे कहा कि बलूचिस्तान के लोगों की पहले की शिकायतें हो सकती हैं और दूसरे देशों ने उनका इस्तेमाल किया होगा। भारत ने उनका इस्तेमाल अव्यवस्था फैलाने के लिए किया होगा, लेकिन अब वैसी स्थिति नहीं रही। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। काशी में तैयार परियोजनाओं की बनने लगी सूची, 19 से पहले आ सकते हैं पीएम मोदी। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों वाराणसी को अरबों की सौगात जल्द ही मिलने वाली है। सीएम योगी के निर्देश पर तैयार परियोजनाओं की सूची बनने लगी है। इस सूची को सीएम ऑफिस भेजा जाएगा, वहां से पीएमओ भेजकर पीएम मोदी से समय लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि 19 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। पीएम मोदी उससे पहले काशी आकर यह सौगात दे सकते हैं। अगर किसी कारण 19 से पहले नहीं आ सके तो उसके बाद किसी रविवार को कार्यक्रम बन सकता है। पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र को 100 से अधिक परियोजनाओं की सौगात देंगे। सोमवार शाम बनारस आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं का प्रस्तुतिकरण देखा और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने पूरी हो चुकी परियोजनाओं को सूचीबद्ध कर सीएम कार्यालय भेजने का निर्देश दिया ताकि पीएम मोदी का समय लिया जा सके। स्पष्ट किया कि 19 अप्रैल से सदन चलने वाला है, उससे पहले समय मिल गया तो किसी भी दिन और 19 के बाद का समय मिला तो प्रयास होगा कि किसी रविवार को कार्यक्रम रखा जाए। इस दौरान सीएम को कोविड-19 गाइडलाइन का भी ख्याल रहा। उन्होंने कहा कि पीएम के कार्यक्रम 3-4 स्थानों पर रखा जाए ताकि शारीरिक दूरी के नियम का पालन कराया जा सके। कहा कि कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन बीएचयू से तो रुद्राक्ष आदि का सिगरा स्टेडियम से कराया जाए। अन्य बड़ी परियोजनाओं के साथ भी अलग स्थान का चयन किया जाए। इसका भी ध्यान रखा जाए कि उद्घाटन होने के साथ ही परियोजनाओं का संचालन किया जा सके। इसका खाका खींच लें और ठेका टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर लें। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।